नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष। मैं आपके साथ समृद्धि और आज हम जुड़े हैं इस बजट 2025 के विशेष सत्र में। हमारे साथ हैं CA रोहित कुमार सर, जो कि एक फाइनेंस और टैक्स एक्सपर्ट है। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी समृद्धि। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बजट 2025 जो अभी 1 फरवरी को आया है, उसमें आपकी क्या राय है? आप किन विशेष बिंदुओं को सबसे ज़्यादा देख रहे हैं? बजट 2025 इस बार लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था ना, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट ने डिलीवर करने की कोशिश की है कि और इस बार बेस्ट चीज़ तो ये थी कि इस बार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का 8th कॉन्सिक्यूटिव बजट था ये, और इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि जो 10 lakhs की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट इस बार गवर्नमेंट ने जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा देके हमें 12 lakhs की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगने का बेनिफिट दिया, और प्लस में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ 12.75 lakhs यानी 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला बेनिफिट दिया, जो कि मेजर रिलीफ है जो गवर्नमेंट ने एक मिडिल क्लास फैमिली को जो दिया है। तो अगर ज़्यादा बेनिफिट मतलब अगर 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो लोगों के पास में वही जो टैक्स है, टैक्स का जो पैसा है वो एक डिस्पोजेबल इनकम में कन्वर्ट होगा, और डिस्पोजेबल इनकम में कन्वर्ट होगा तो वो आगे जाके उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर स्पेंड कर सकते हैं। तो ये मेजर बेनिफिट जो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने दिया है। हम दूसरे बेनिफिट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी की बात करें, जो सेक्टर है हमारा स्टॉक मार्केट। बेसिकली स्टॉक मार्केट में आजकल युवा बहुत ज़्यादा ही इंडल्ज रहते हैं, तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐप्स है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। हाँ जी। तो आप क्या बताना चाहेंगे युवाओं को कि उन्हें किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की नीड है या फोकस रहना इस चाहिए? बार क्योंकि अगर आप चेकिंग टैक्सेशन पार्ट से अगर मैं डिस्कस करूँ तो टैक्सेशन पार्ट में क्योंकि 12.75 lakhs पे कोई टैक्स नहीं है अगर, तो मिडिल क्लास फैमिली के पास मोर डिस्पोजेबल इनकम होगी। तो मोर डिस्पोजेबल इनकम है तो वो क्या करेंगे एट द एंड उसे या तो इन्वेस्ट करेंगे या फिर उसे स्पेंड करेंगे। तो स्पेंड कहाँ करेंगे? वो कंजम्पशन पे ही स्पेंड करेंगे। तो कंजम्पशन पे आप फोकस कर सकते हो, जितनी भी FMCG सेक्टर्स हैं आप उन पे फोकस कर सकते हो, है ना। FMCG की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप बी इट ITC कंपनी, आप उन पे उस स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इस बार बजट का जो फोकस था वो लेदर और टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ पे था, तो आप लेदर और टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ के जितने भी स्टॉक्स हैं आप उस पर फोकस कर सकते हो, तो उसमें काफ़ी बेनिफिट मिल सकते हैं। इसके अलावा आप जो फूड बिज़नेस है, जैसे कि जो फूड डिलीवरी वाले बिज़नेस हैं, जोमेटो एंड स्विगी, आप उसको एक बारी ट्रेस कर सकते हैं। हालांकि मैं इन्वेस्टमेंट का मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप ट्रेस करें, दैट इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। बाकी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही डिस्कस करके करेंगे। सर, तो अगला सवाल, जैसे आपने बोला कि मिडिल क्लास पे फोकस्ड है, तो मैं जानना चाहूँगी कि मिडिल क्लास के किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने इस बार अपने बजट में? अगेन जो बजट है वो मेनली जो मिडिल क्लास पे ही फोकस था इस बार, क्योंकि अब जो ह्यूज रिलीफ मिली है 12.75 लाख तक ना टैक्स देने की, तो ये मैं तो यही बोलूँगा कि मिडिल क्लास ओरिएंटेड ही बजट था इस बार जो आया है। मेजर जो फोकस वो इसी पे आया। तो मिडिल क्लास जैसे था, मिडिल क्लास से हम आते हैं किसानों पर। भारत को किसानों का देश भी कहा जाता है, तो उनके जो एग्रीकल्चर सप्लाईज हुए, जो प्रोडक्शन हुए, उनमें क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट इस बार लाने की कोशिश में है? एक बेनिफिट बोलूँगा कि एक किसान क्रेडिट कार्ड है, जो हालांकि ये फैसिलिटी पहले भी थी, तो इसकी लिमिट उन्होंने इंक्रीज़ करी है। या हमारे किसान भाई हैं जो उनको क्रेडिट अगर चाहिए होता है, उनको लोन वगैरह चाहिए होता है, तो एक किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम गवर्नमेंट के पास है, तो उन्होंने उस स्कीम की लिमिट इंक्रीज़ कर दी है कि उसकी लिमिट 5 lakhs तक कर दी है। तो अगर हमारे किसान भाई को अगर कल को कोई लोन चाहिए या कोई जो मनी चाहिए कि उनके एग्रीकल्चर के लिए, तो वो वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं वो। जैसा कि हम जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, और हमारे प्रधानमंत्री का ये मोटो भी है 2047 तक भारत को एक प्रॉपर विकसित देश बनाना। तो उसमें जो हमारी GDP का और इकोनॉमी जो अभी बजट आया, उनमें क्या गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में देखना चाहती है? 2047 में
ये बोला तो गया है कि हाँ कि डेवलप्ड कंट्री जो भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाया जाएगा, बट उसके लिए एक ये भी सत्य है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो जीडीपी की ग्रोथ है हमारी मोर देन 8% होनी चाहिए, बट अभी जो करेंटली हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ चल रही है वो 6% या 6% के आसपास चल रही है। तो अगर हमें 2047 तक हमें डेवलप कंट्री बनाना है इंडिया को, तो फिर हमें जीडीपी की ग्रोथ 8% तक लेके जाना पड़ेगा। इस 2047 तक डेवलप्ड नेशन में अपोजिशंस के भी काफ़ी सवाल हैं। पार्लियामेंट्री डिबेट हमने बजट के बाद देखा, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं गवर्नमेंट पे कि वो सिर्फ अपने ऊपर फेवर कर रही है, लोगों पे कम ध्यान दे रही है। तो आप किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहेंगे इसमें? बजट के बाद ओपोजिशंस की राय तो आती है। तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे जिसमें से पी चिदम्बरम जी ने भी ये बोला कि जो बजट है वो बट ऑब्वियसली वो कंसीडरिंग कि वो ओपोजिशन लीडर हैं, तो उन्होंने ये बोला कि जो बजट था वो जो बजट था वो मेनली 3.2 जो करोड़ लोगों के लिए था, क्योंकि टैक्स पेयर्स के लिए, क्योंकि टैक्स बेनिफिट जो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ लेस देन 10% लोग ही हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, विच इज़ 3.2 करोड़ ओनली। तो अगर टैक्स रिलीफ मिला भी है, जो आजकल जो चर्चा में जो चल रहा है कि यहाँ के टैक्स रिलीफ, बट ये भी सत्य है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो सिर्फ 3.2 करोड़ ही हैं लोग जो इंडिया के हैं। तो सवाल उठता है कि बाकी लोगों के लिए क्या है ना, उनके लिए भी बेनिफिट नहीं, और जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन लोग हैं, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट 2 मेजर इश्यूज हैं हमारे देश में। उनके लिए बेनिफिट ऐसे मिल सकता था कि अगर उनके लिए अगर इनडायरेक्टली बेनिफिट दिया जा सकता था, जो गरीब हैं लोग उनको बेनिफिट ऐसे दिया जा सकता कि जैसे पेट्रोल प्राइस कट कर देते या एलपीजी गैस जो है उसके प्राइसेस कट कर देते, तो एट दी एंड उनको बेनिफिट मिलता। बट यहाँ पे अगर टैक्स रिलीफ दिया गया है, टैक्स रिलीफ तो उनको ही मिलेगा जिनकी हायर इनकम है, बट अगर जो गरीब हैं जिनकी इनकम ही लेस है ना, उनके लिए बेनिफिट क्या? तो उनके लिए मेरे हिसाब से, और ये अपोजिशन का भी कहना है, जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनका कहना है कि उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए थे, कि जैसे एलपीजी गैस का प्राइस कट हो सकता था, पेट्रोल प्राइस कट हो सकता था, जीएसटी के रेट कम हो सकते थे, कुछ जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो हाउस होल्ड में या जो चीज़ें यूज़ होती हैं वहाँ पे अगर जीएसटी रेट कम हो जाता तो वहाँ पे प्राइस कट हो सकते थे, तो वहाँ पे भी इनडायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल सकता था। हम बात करेंगे, युवाओं की बात कर ली, मिडिल क्लास की बात कर ली, अब सीनियर सिटीजन्स पे हम आते हैं। तो उनके पेंशन से रिलेटेड जो हो गए, बीमा योजना वगैरह हो गई, उनके हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गए, तो उनमें क्या सीनियर सिटीजन्स जो है हमारे, उनको क्या बेनिफिशियरी इस बार गवर्नमेंट दिलाना चाहती है? सीनियर सिटीजन के बारे में बात करूँगा तो सीनियर सिटीजन्स का एक अगेन टैक्स में बेनिफिट ये आया है कि पहले 50,000 से ऊपर अगर उनको इंटरेस्ट मिलता था उनके अकाउंट में से, सेविंग अकाउंट में अगर इंटरेस्ट मिलता था तो वहाँ पे टीडीएस कट जाता था, बट अब उस लिमिट को इंक्रीज़ करके 1 लाख कर दिया गया है। तो 1 लाख तक उनको अगर कोई इंटरेस्ट उनके अकाउंट में आ रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, उनका कोई टैक्स नहीं उनको पे करना। इसके अलावा एक एनएसएस स्कीम होती है, नेशनल सेविंग स्कीम होती है, तो उसके अंदर भी टैक्स बेनिफिट्स कुछ दिए गए हैं सीनियर सिटीजन्स को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष सत्र को देखने के लिए। ऐसी ही विशेष जानकारी और सत्र देखने के लिए बने रहे IITM उन्मेष के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।